हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे एसआरबीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन देख रहे थे और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में हम लोगों ने जेनेटिक कोड, ठीक है, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, फैक्टर इफेक्टिंग्स जो ट्रांसलेशन होता है उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोगों को एक्चुअल में ट्रांसलेशन प्रोसेस समझना है। देखिए, ये जो लेक्चर रहेगा ये बेसिक ऑफ ट्रांसलेशन है, राइट। आपको इस लेक्चर के अंदर, कंप्लीट लेक्चर के अंदर एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद में वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। 100% विश्वास रखिए। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा से एक बार रिपीट करके फास्ट ट्रैक पे स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा करके इसको देख जरूर लीजिएगा, राइट। तो प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ट्रांसलेशन। आखिर प्रोटीन सिंथेसिस कहने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। देखिए, प्रोटीन का मतलब हो गया कि कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन्स या कुछ पॉलीपेप्टाइड एक चेन होगी जिसका फॉर्मेशन होगा हमारे दैनिक जीवन के लिए एक बहुत ही बेस्ट या बहुत ही ये कह सकते इंपॉर्टेंट रोल अदा करने के लिए। सिंथेसिस कहने का मतलब होता है कि उसका निर्माण होना। तो प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस पूरी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, राइट। नॉन लिविंग कहने का मतलब यहां पर ये नहीं आ रहा, नॉन लिविंग कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो डेड हो गया। जैसे वायरस की हम बात कर लेते हैं ना, वो एक पार्टिकल लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है। उसी तरीके से हम ये समझते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग थे बाद में डेड हो गए। जैसे कि टेबल हो गई, है ना, मेज हो गई, ये क्या है, इन सब ये चीजें लकड़ियों से बनी हैं, पेड़ पौधों से बनी हैं। तो जाहिर सी बात है ये कभी लिविंग था। तो ये, ठीक है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये सभी के सभी प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। और जो प्रोटीन होता है इन सभी के बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्म में, स्पेसिफिक सीक्वेंस में पाया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है या मॉलिक्यूल होता है, उसमें अमीनो एसिड्स की संख्या के आधार पर वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कि हम लोग अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जब आप प्रोटीन का एक फॉर्म देखेंगे, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल देखेंगे, तो उसमें अबाउट जो काम के अमीनो एसिड होते हैं वो करीबन 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 20 प्रकार का अमीनो एसिड आपस में मिलकर के एक क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है ह्यूमन बींग्स में। अब आप क्या है, कार्निवोरस है, ठीक है। तो आपने कार्निवोरस मतलब कहने का मतलब यह है कि आप मांस को भी खाते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस हैं हम लोग, मांस भी खाते हैं, शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। तो आपने मान लो चिकन खाया कल, तो चिकन जो है वो भी एक अपने में क्या है, प्रोटीन है, राइट। या हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, हमने वेजिटेबल्स खाए, चिकन से थोड़ा अच्छा फील नहीं आ रहा है, वेजिटेबल खाया, ठीक है। तो वेजिटेबल खाने पे जो हमने वेजिटेबल्स खाए हैं, डेफिनेटली क्या है, उसके अंदर एक प्रोटीन है। वो प्रोटीन उस वेजिटेबल के लिए पर्याप्त है, यानी कि उस वेजिटेबल का जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है उस प्रोटीन से हुआ है। तो उसका जो प्रोटीन का सीक्वेंस है या जो प्रोटीन पाई जा रही वो अलग है, और हमारे बॉडी का प्रोटीन अलग है, ठीक है। हमारे बॉडी का प्रोटीन अलग है, लेकिन हमने खाया क्या, प्रोटीन। हमने खाया क्या, प्रोटीन, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन खाया है, जिसको हमारे बॉडी के अंदर मशीनरी के द्वारा, ठीक है, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर क्या होता है, मैकेनिज्म होगा, एंड दिस मैकेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। एक प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन। उस ट्रांसलेशन के द्वारा वो डिफरेंट टाइप की जो अमीनो एसिड्स हैं या डिफरेंट टाइप की जो हम कह सकते हैं प्रोटीन है, उसको हमारे जैसी प्रोटीन में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। एंड इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात आप समझ लीजिए कि ट्रांसलेशन क्या होता है। तो ट्रांसलेशन कहने का मतलब होता है कि सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण होना, यानी कि एमआरएनए स्ट्रैंड से या एमआरएनए स्ट्रैंड पर अमीनो एसिड्स आकर के जुड़ते हैं, और इन अमीनो एसिड्स को बाइंड करने के लिए राइबोसोम्स क्या करता है, इन दोनों अमीनो एसिड्स को राइबोसोम क्या करता है, इन सभी अमीनो एसिड्स को राइबोसोम क्या करता है, अटैच कराता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसी को समझना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना के बैठे। चलिए, हमारा हेडिंग है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कहने का मतलब क्या हो गया कि एमआरएनए से
एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है। और यहां पर जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है बच्चों? ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। इतना समझ में आया? अब एमआरएनए के ऊपर क्या होता है? एमआरएनए के ऊपर पाए जाते हैं कोडोन्स। क्या पाए जाते हैं बच्चों? कोडोन। और इन कोडोन्स के द्वारा अमीनो एसिड को क्या किया जाता है? कोड किया जाता है। देखो लिखा हुआ है, यह कोडोन प्रोटीन चेन में अमीनो एसिड के क्रम को निर्धारित करते हैं या सीक्वेंस को ये लगाते हैं, निर्धारित करते हैं, और क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। तो एमआरएनए क्या है? एक टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करेगा, एक गाइड की तरह काम करेगा अमीनो एसिड्स को अरेंज करने के लिए। और क्या बन जाता है? और बन जाता है हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड पॉलीपेप्टाइड चेन आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन। ठीक है, तो अनेक अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ते जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अच्छा, एक खास बात यहां पर देखिए, स्टार बना करके लिखा हुआ है कि सेलुलर प्रोटीन फैक्ट्री। सेलुलर प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो सेलुलर प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम। राइबोसोम्स के बिना यह कहानी अधूरी है। और राइबोसोम ही नहीं बल्कि बहुत सारे यहां पर एंजाइम्स भी काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक स्ट्रैंड ये बनाया है। ये स्ट्रैंड जो है ये एमआरएनए स्ट्रैंड है। एमआरएनए हम लोग पढ़ चुके कैसे बनता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना या आरएनए का बनना। दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, राइट। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए स्ट्रैंड बनता है और एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आकर के ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कराता है। समझ में आ रहा है? अरे भाई बड़ा सिंपल फॉर्म है यार, इतना तो पता ही होगा आप सभी को, 11-12 से पढ़ते आ रहे हो, नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, पढ़ लो। तो देखिए एमआरएनए जो स्ट्रैंड है इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कोडोन पाए जाते हैं। और हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। और इन कोडोन को यहां पर कोड करने के लिए टीआरएनए आता है। और टीआरएनए के पास में क्या होता है? एंटीकोडोन होता है। एंटीकोडोन होता है और ये एंटीकोडोन डिकोड करेगा किसे? कोडोन को। और इस टीआरएनए के ऊपर लोडेड होता है कौन? अमीनो एसिड्स। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। मतलब काम के अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। और इसमें से सबसे पहला जो अमीनो एसिड होगा, जो हमेशा ट्रांसलेशन प्रोसेस में सबसे पहले आएगा, जिसका नाम है मिथियोनिन, मेट। ठीक है, इसको मेट से शो करते हैं, मिथियोनिन अमीनो एसिड। ये फर्स्ट अमीनो एसिड होता है जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कराता है। ठीक है, और स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? वो हमारा है AUG। स्टार्ट कोडोन कौन सा है? AUG। ठीक है, AUG हमेशा मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है और यहां से फॉर्मेशन, और यहां से क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। हर एक पॉइंट को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, डोंट वरी, बहुत बहुत डिटेल में हम लोग अभी जाने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा धैर्य बना करके बैठे। अब देखिए यहां पर देखिए कि बहुत सारा अब ऐसे क्या होगा? यहां पर UUU कोडोन है, GAG कोडोन है, मतलब अपने आप बना दो। ठीक है, तो UUU कोड करेगा किसको? फेनेलिन को। और ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड को कौन करेगा? GAG। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स आपस में आकर के ऐड होते रहते हैं और अमीनो एसिड्स के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है। एंड दिस बॉन्ड आर आल्सो कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड के जुड़ने से ये यहां पर जो चैन बनेगी, ये क्या बनना है? एक चैन बन रही है। इस चैन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चैन। यहां बोलेंगे बच्चों इसको प्रोटीन चैन। क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड चैन या प्रोटीन चैन। क्या समझ में आया ना? चलो देखिए किस तरीके से कोड होता है। तो अमीनो एसिड्स करीबन 20 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो NH2COOH, अमीनो एसिड A1, अमीनो एसिड A2, अमीनो एसिड A3, अमीनो एसिड A4। यहां पर ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। और पूछा जाता है कि अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड किससे फॉर्म होता है? तो देखो अमीनो एसिड A1 जो है वो अमीनो एसिड A2, ठीक है, अमीनो एसिड सेकेंड वाले के
सेकेंड वाले के NH2 ग्रुप से जुड़ता है और फर्स्ट वाले के कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप से जुड़ता है। तो COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप के बीच में क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। यहां पर देखो दो अमीनो एसिड्स के बीच में क्या बना? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बना? पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड एक चेन का क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाता है। अमीनो एसिड A20 मान लो यहां पर है NH2 COOH, ठीक है। अमीनो एसिड A20, 20 अमीनो एसिड आपस में आकर मिल गए और क्या हो गया? प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया या पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हमें प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ने से पहले दो बातों को हमेशा ध्यान में रखना है या दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। इन दो बातों को बिना समझे आप प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहां पर एक बेसिक लेक्चर ये डाला है जिसमें मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को लेकर के चलूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन हो रहा है उसको मैं अलग से बना दूं, यूकैरियोट्स में अलग से बना दूं। फिलहाल तो इस लेक्चर के बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगा बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो फिलहाल यहीं से मैं आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या कौन कौन सा पॉइंट आप किस में लिख सकते हो। मैंने पूरा अलग से मेंशन करके रखा, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो उसमें जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो आप। सेम प्रोसेस होता है दोनों के अंदर, ठीक है, सेम प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ खास चीजें हैं जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर प्रोकैरियोट में बात करें तो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर हम लोग यूकैरियोट, ट्रांसलेशन फैक्टर अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो डिफरेंट टाइप का होता है। तो इनके बेसिस पे मैंने एक पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है ट्रांसलेशन फैक्टर के ऊपर, वो आप देख लीजिए जा करके। नहीं अगर वहां से समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आपने वहां भी पढ़ा है और यहां पर भी आप हम कंपेयर करते हुए चलेंगे चीजों को, ठीक है। तो देखिए खास बात समझिएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ने से पहले हमें दो बातों को समझना आवश्यक होता है। नंबर एक, पहला क्या? एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव अमीनो एसिड। जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो डायरेक्ट प्रोटीन फॉर्मेशन में नहीं भाग लेते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले अमीनो एसिड को क्या किया जाएगा? एक्टिव फॉर्म में लाया जाएगा। एंड दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज activation of inactive amino acid, and second process are called formation of charge tRNA या amino acylation of tRNA। 2 नंबर में क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में आपके एग्जाम में, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज tRNA या हम कह सकते हैं अमीनो एसिलेशन ऑफ tRNA क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव अमीनो एसिड, यानी कि निष्क्रिय अमीनो अम्ल का सक्रियण, ठीक है। सक्रियण किस तरीके से इसको सक्रिय किया जाएगा, तो देखो लिखा हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने के पहले इनएक्टिव अमीनो एसिड्स को एक्टिव अमीनो एसिड में चेंज करना पड़ता है या चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे आप चेंज करोगे, ठीक है। तो मान लो कि यहां पर क्या है, एक अमीनो एसिड है जो कि सोया हुआ है, ये अमीनो एसिड सो रहा है, इनएक्टिव है, राइट, इनएक्टिव है। तो इस इनएक्टिव अमीनो एसिड को एक्टिव करने के लिए अब जाहिर सी बात, आप जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं, सोने के बाद में आप उठते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर कहीं आपको लगता है कि अब एनर्जी आया है, आप दूध भी पी सकते हो, उसकी जगह पे आप कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो या आप कुछ भी पौष्टिक चीजें खा सकते हो जिससे आपको एनर्जी आता है। तो एनर्जी यहां पर दिया जाएगा इसको, किसको? अमीनो एसिड को। और एनर्जी जो दिया जाएगा वो एटीपी के रूप में दिया जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में दिया जाता है। और इस एनर्जी को देने के लिए यहां पर एक कुक आता है, ठीक है, यहां पर एक कुक आता है जिसका नाम है अमीनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ऊपर पूरा लिखा हुआ है सिंथेटेज, ठीक है। सिंथेटेज लग गया, दैट मींस ये क्या है? एंजाइम है। ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज क्या करेगा? एटीपी को इसके ऊपर बम्बार्टमेंट कराएगा, अमीनो एसिड के ऊपर बम्बार्टमेंट कराएगा और एटीपी क्या हो जाएगा? आय हाय, उठ गया, आंखें खुल गई, मुस्कुरा रहा है और बाल कैसे हो गए? स्पाइकी हो गए, खड़े हो गए, एकदम एक्टिव हो गया। कौन? अमीनो एसिड। और इस एक्टिव अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे? इस एक्टिव अमीनो एसिड को बोला जाएगा अमीनो एसिल एएमपी, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या बोलेंगे?
अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अमीनो एसिड नहीं कहेंगे इसको, अमीनो एसिड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अमीनो एसिड भी ऐड हो गया है। क्या ऐड हो गया है बच्चों? अमीनो एसिड भी ऐड हो गया है। ये देखो मैंने बना दिया यहां पर, अमीनो एसिड भी इसमें क्या हो गया? ऐड हो गया। तो अमीनो एसिड एएमपी, एएमपी कहने का मतलब हो गया कि यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप भी आकर के जुड़ गया, और क्या है? एंजाइम था, तो एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो एक एटीपी लगा और एडीपी के रूप में बाहर, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में ये बाहर निकल जाता है एनर्जी। ठीक है, तो इनएक्टिव अमीनो एसिड में एटीपी के द्वारा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में बम्बार्टमेंट किया जाता है, इसको एक्टिवेट किया जाता है, जिसके उपरांत अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो एक नोट पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि हर एक अमीनो एसिड को एक्टिव करने के लिए डिफरेंट अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होता है। इस बात को याद रखना। आपको पता है क्या कि जो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड हैं, वो कितने प्रकार के हैं? 20 प्रकार के। और ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, और इन 20 प्रकार के इनएक्टिव अमीनो एसिड को एक्टिव करने के लिए 20 प्रकार के क्या होंगे? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। और वो सब क्या करेंगे? हर एक को एक्टिवेट करेंगे। अब जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, फिर हमारा सेकेंड प्रोसेस होगा फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड या लोडेड टीआरएनए। दैट मींस चार्ज या लोडेड टीआरएनए का निर्माण। अभी देखो आप समझिए, साइटोप्लाज्म के अंदर जो टीआरएनए है ना, वो डायरेक्ट अमीनो एसिड को ऐड नहीं कराता, डायरेक्ट अमीनो एसिड को लोड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अमीनो एसिड उसके काबिल नहीं है। समझिए, वो अमीनो एसिड उसके काबिल नहीं है, तो क्या किया जाएगा? उस अमीनो एसिड को पहले टीआरएनए के काबिल बनाया जाएगा, एटीपी लगा करके, एनर्जी दे करके। ठीक है, जब वो काबिल होगा तब वो उसको बिठाएगा, है ना? तब वो उसको बिठाएगा। जैसे कि आप यहां से कहीं जाना चाहते हैं, फॉर शाहजहांपुर से आप बरेली जाना चाहते हैं, लेकिन आपके जेब में पैसा ही नहीं है, तो आपको रोडवेज वाला या ट्रेन वाला नहीं बिठाएगा, या ऑटो वाला नहीं बिठाएगा। फिर आप क्या करें? सबसे पहले आप पैसे की जुगाड़ करो। आपने क्या किया? मनी ली, है ना? पैसे की रिक्वायरमेंट है आपको, तो पैसा आपने ले लिया, किसी से भी ले लिया, मम्मी से ले लिया, पापा से ले लिया, है ना? लेने के बाद में जब आप रोडवेज वाले के पास जाएंगे तो क्या, कहां जाना है? बरेली, आ जाओ। फट से आप बैठ जाओगे, टिकट कटाओगे। टिकट कटाने चले तो उसने कहा पैसा है, मांगता नहीं, वो कहता नहीं, लेकिन आप अगर किस हालत में जा रहे हो उस हिसाब से वो पूछेगा। अगर आप कपड़े फटे वटे पहन के पहुंच जाओगे तो काहे बिठाएगा? अच्छे कपड़े पहन के जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं है, वो कहेगा हाँ ठीक है आ जाओ। फिर बाद में टिकट काटने जब आएगा आपके पास तो वो आपसे पैसे लेगा। आपने पैसा दिया, टिकट कटाया, चले गए। लेकिन उस टिकट कटाने की हालत के लिए, या उस टिकट कटाने की हालत में आने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया? पैसा लिया, या आप अपने आप पैसा कमाए। सीधी बात है, दो फंडे, या तो पापा से पैसा ले लो या तो आप अपने आप कमाओ। ठीक है, तो जब आप कमा लोगे, आपके पास में एनर्जी होगा, आपके दैट मींस आपके पास पैसा होगा। पैसा इन द सेंस एनर्जी, पैसा है तो सब कुछ है, कहते हैं ना। तो एनर्जी होगा तो फिर आप रोडवेज क्या, एरोप्लेन में भी बैठ करके बरेली पहुंच सकते हो। फिलहाल हवाई अड्डा यहां पर नहीं है, बरेली में, यहां नहीं है शाहजहांपुर में। खैर, तो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज एंड लोडेड टीआरएनए का निर्माण अब होगा। कैसे होगा? देखो, जब एक्टिव अमीनो एसिड, ठीक है, टीआरएनए की अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, टीआरएनए की अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पर जुड़ जाता है, तब चार्ज टीआरएनए, लोडेड टीआरएनए का निर्माण हो जाता है। ठीक है, समझिएगा, जब एक्टिव अमीनो एसिड टीआरएनए की किस साइट पर आकर के जुड़ेगा? अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो ये जो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है, ये वाली, ये क्या कहलाती है? अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। और इस अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पर आकर के अमीनो एसिड जुड़ गया, पहला अमीनो एसिड A1 आकर के जुड़ा, मान लो। ठीक है, तो ये जो खाली टीआरएनए था अब इसके साथ में लोडेड हो गया, है ना? अमीनो एसिड को लोड कर लिया। सपोज दैट ये मान लो आपकी एक गाड़ी है, ठीक है, और इस गाड़ी में पीछे एंटीकोडोन है, और इस गाड़ी का नाम है टीआरएनए। तो अभी तो ये गाड़ी खाली है ना? अभी तो ये गाड़ी खाली है, लेकिन जैसे ही अमीनो एसिड इसके पास आएगा,
ये इसमें बैठेगा, और जब ये बैठेगा तो आप देखेंगे गाड़ी कैसी हो जाएगी, लोड हो जाएगी। सीधी बात है, गाड़ी क्या हो गई, लोड हो गई, दैट इज लोडेड। टीआरएनए आकर यहां पर बैठ गया, तो ये गाड़ी क्या हो गई, सॉरी अमीनो एसिड यहां पर आकर के टीआरएनए पर बैठ गया। ये क्या है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है। तो ये जो फॉर्म बना ये क्या कहलाएगा, चार्ज या लोडेड टीआरएनए, चार्ज या लोडेड टीआरएनए। देखो कैसे, तो अमीनो एसिड एएमपी जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअल में क्या है, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है। ये क्या है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है। ठीक है, मान लो हम यहां पर एक और डायग्राम साथ के साथ बनाते चलते हैं, आपको मजा आएगा। ठीक है, स्पाइकी वाला है ये अमीनो एसिड। ठीक है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, राइट। ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कहां बैठेगा जाकर के, टीआरएनए पर। तो टीआरएनए क्या है, एक प्रकार की गाड़ी है, थॉर। मान लो ये एक प्रकार की गाड़ी है टीआरएनए, ठीक है, इसके पास में एंटीकोडोन है, और इस टीआरएनए के ऊपर ये अमीनो एसिड लोड होगा। क्या होगा, इसके ऊपर लोड होगा। तो कैसा हो जाएगा ये मान लो टीआरएनए है, एक गाड़ी के रूप में है ना, ये टीआरएनए है, और इस पर आकर के बैठ जाएगा आपका कौन, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो जब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जुड़ेगा किससे, टीआरएनए से, ठीक है, तब क्या होगा, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ने अपना रूप चेंज कर लिया, इसने किसी को धोखा दे दिया, और धोखा किसको दिया, एंजाइम और एएमपी को। जब इसने देखा कि हाँ बढ़िया, जैसे कि वो कहते ना कि जब कहना तो नहीं चाहिए फिलहाल, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ये देखा गया, अबाउट 90% केसेस में हम ये कह सकते हैं, मेरे ऊपर तो नहीं बीती लेकिन लड़कों पे बीतती है कभी कभी, कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना बच्चे, तो नए टाइप के निब्बा निब्बी हम कह सकते हैं। तो जो निब्बी होती है, अगर मान लो, या निब्बा होता है, निब्बी को ही हम दोष नहीं देते, निब्बे भी कमीने होते हैं कुछ। तो जो निब्बा होता है, अगर मान देख लेता है कि हाँ ये लड़की अच्छी नहीं है, दूसरी लड़की अच्छी, उसको लाइन दे रही, तो इस वाली निब्बी को छोड़ के उस वाली निब्बी से वो क्या करता है, संबंध बना लेता है। तो यहां पर भी अमीनो एसिड का यही हाल है। अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए, उसको सिखाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उससे प्यार करने के लिए यहां पर कौन था, एक एंजाइम आया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, बताओ बच्चों, जिसका नाम क्या था, फटाफट यार, जिसका नाम क्या था बताओ, कमेंट करो फटाफट। सिंपल है यार, जिसका नाम क्या था, बताओ फटाफट बताओ। इसका नाम था अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, राइट। क्या था, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज था ना। तो ये जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज था, इसने इसको एक्टिवेट किया था, तभी तो बना था अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। लेकिन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज को मिल गया धोखा, जब इसने देखा कि टीआरएनए आ गया है ना, मतलब इसकी जिससे शादी होने वाली है वो आ गया, ये अच्छा नौकर चाकर लड़का, अच्छा कमा खा रहा है। जब उसने देखा कि हाँ इस निब्बे से मेरी पटनी नहीं है, या ये निब्बी अच्छी नहीं है, तो उसने क्या किया, इससे संबंध बना लिए, इससे अपना पैचअप कर लिया, उससे ब्रेकअप कर लिया। तो जब इससे पैचअप करेगा तो क्या बन जाएगा, इसका नाम भी बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, है ना। क्या नाम हो जाएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही इसका नाम अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उधर एंजाइम और एएमपी की लात पड़ जाती है, और वो बैठ करके बेचारे रोते हैं। तो ये एंजाइम है उदास बैठा हुआ, और ये एएमपी उदास बैठा है, और दोनों रो रहे हैं कि हमें धोखा दे दिया, तो हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ कम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहां पानी कम था। वाह क्या बात है। खैर ये दिमाग में आ गया, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं शायराना अंदाज में हूँ। खैर फोकस करो इधर मेरे लाल, नहीं निब्बी तुम्हें याद आ गई हो या निब्बा याद आ गया हो, तो सोच रहे हो कि क्लास छोड़ करके हम थोड़ा सा चिटिया लें, पूछ लें कि जो सर बता रहे हैं कि तुमको कहीं अच्छा दूसरा लड़का मिल जाएगा या दूसरी लड़की मिल जाएगी तो हमको छोड़ोगे तो नहीं, कहीं वो तुम लोग उधर अपना प्रोग्राम सेट कर लो। तो ऐसा नहीं है, इधर ही आ जाओ, वो कहीं नहीं जाने वाला है, और जाएगा भी तो क्या लेना देना यार, जहां मम्मी पापा करें वहां करो, समझ के। फिलहाल प्रोटीन सिंथेसिस अब एक्चुअल में हम लोग पढ़ेंगे।
प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होता है। ठीक है, अभी तक जो प्रोसेस हमने देखे वो 2 प्रोसेस इंपॉर्टेंट थे प्रोटीन सिंथेसिस समझने से पहले। अब प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे उसको समझना है। तो देखिए लिखा हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस में मुख्यतः 3 स्टेप्स पाए जाते हैं, बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन की तरह होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में मुख्यतः 3 स्टेप पाए जाते हैं। पहले तो होता है इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। और इनिशिएशन किसका हो रहा है? चैन का। एक चैन बनेगा अमीनो एसिड्स का, एक चैन बनेगा एंड दिस चैन आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चैन, राइट। तो चैन इनिशिएशन कैसे होगा, यानी कि श्रृंखला प्रारंभन कैसे होगी, चैन इलोंगेशन श्रृंखला किस तरीके से लंबी होगी, और चैन टर्मिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड ही जब यहां पर आकर के जुड़ जाएंगे उसके बाद में क्या होगा, जो लास्ट वाला टीआरएनए होगा जिसके पास में किसी भी प्रकार का कोडोन या एंटीकोडोन नहीं होगा, ठीक है, एंटीकोडोन नहीं होगा, और जो लास्ट वाले स्टॉप कोडोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आज, आ, जा। तो यू ए जी, यू ए ए, यू जी ए, सबके आगे यू लगा दो, ये क्या होते हैं? स्टॉप कोडन। इनमें से कोई एक स्टॉप कोडोन यहां पर एमआरएनए स्ट्रैंड पर आ जाएगा और क्या होगा? चैन रिएक्शन बंद हो जाएगी, चैन इलोंगेशन बंद हो जाएगा, एंड वहीं पर क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस को हमको डिटेल में थोड़ा सा समझना है, बस यही बात है और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है ट्रांसलेशन प्रोसेस, कतई मत घबराइए। देखिए सबसे पहले चैन इनिशिएशन कैसे होगा, देखो इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे इनिशिएशन फैक्टर मैंने पढ़ाया हुआ है। इनिशिएशन फैक्टर कैसे होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, किसमें? इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मैंने बताया है। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर, चलो हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है प्रोकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और यूकैरियोट में जो इनिशिएशन फैक्टर होता है बच्चों वो कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार का होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें 3 प्रकार के कौन कौन से? इनिशिएशन फैक्टर F1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, IF1, IF2, IF3। और यहां पर 10 प्रकार के हैं, तो कौन कौन से हैं? E फॉर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, 3, 4A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, फिर वहीं पर 4B, 4C, 4D, ठीक है, 4E, फिर उसके बाद में इनिशिएशन फैक्टर, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। तो कितने प्रकार के हो गए? 10 प्रकार के। सबके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कहां पर? आपके प्रीवियस क्लास में जाओ, ट्रांसलेशन फैक्टर वाला प्लेलिस्ट में ही ऊपर पढ़ा होगा ट्रांसलेशन फैक्टर, उसको पढ़ डालो, सबको पढ़ाया। फिर क्या होता है? स्टार्ट कोडोन की भी रिक्वायरमेंट होती है भैया, चैन स्टार्ट कराने के लिए स्टार्ट कोडोन होना चाहिए ना। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में स्टार्ट कोडोन AUG के ही रूप में कार्य करता है। ठीक है, AUG के रूप में ही काम करता है। ठीक, फिर उसके बाद में mRNA स्ट्रैंड, ये तो बहुत बहुत जरूरी है। तो mRNA पर कोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, mRNA पर क्या होते हैं? कोड प्रेजेंट होते हैं। mRNA प्रोटीन चैन फॉर्मेशन के लिए एक टेम्पलेट या गाइड की तरह काम करता है। mRNA का मेन काम क्या होता है? टेम्पलेट की तरह काम करना, अमीनो एसिड को ला करके सीक्वेंस फॉर्म में लगवाना, सीधी बात, यही काम होता है mRNA स्ट्रैंड का। फिर mRNA पर प्रेजेंट कोडोन का सीक्वेंस प्रोटीन चैन में प्रेजेंट अमीनो एसिड के सीक्वेंस को निर्धारित करता है। तो mRNA देखिए साफ साफ लिखा है कि mRNA स्ट्रैंड के ऊपर जो कोडोन पाया जा रहा है या जो कोडोन का सीक्वेंस पाया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला सीक्वेंस AUG ही होगा। ठीक है, तो जो भी सीक्वेंस है वो सभी के सभी क्या करेंगे? प्रोटीन चेन में पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड होते हैं उनके सीक्वेंस को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। यानी कि एक कोडोन जो पाया जा रहा है या एक अमीनो एसिड या एक टीआरएनए एक ही अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। ठीक, एक टीआरएनए एक ही अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, और वो जो अमीनो एसिड होगा वो एक ही प्रकार के कोडोन से कोड होगा, सबसे नहीं कोड हो जाएगा। एक प्रकार का जो स्पेसिफिक कोडोन उसके लिए बना है उससे कोड होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई mRNA स्टैंड पर। उसके बाद में फोर्थ हमारा कौन सा है? राइबोसोमल यूनिट्स। ठीक, राइबोसोमल यूनिट का मतलब ही समझ गए होंगे आप लोग कि लार्ज यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, है ना, ये सारी की सारी यूनिट्स पाई जाती है। देखो लिखा हुआ है mRNA राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से
जुड़ता है। तो आपको ये बात पता है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है वो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से अटैच रहता है, ठीक है, जुड़ा रहता है। टीआरएनए राइबोसोम्स की लार्ज सब यूनिट में अटैच होता है। तो एमआरएनए जो होता है वो कहां अटैच होता है? एमआरएनए जो अटैच होता है वो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट में, और जो टीआरएनए आता है वो कहां आता है? लार्ज सब यूनिट में। आगे बताऊंगा। चलो, प्रोकैरियोट्स की खास बात। प्रोकैरियोट में एमआरएनए पर इनिशिएशन कोडोन के पहले एसडी सीक्वेंस अर्थात शाइन डेलिंगो सीक्वेंस पाई जाती है। अब याद रखिएगा, प्रोकैरियोट में अगर ट्रांसलेशन आप लिख रहे होंगे तो प्रोकैरियोट्स में लिखना पड़ेगा। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए पर इनिशिएशन कोडोन के पहले एसडी सीक्वेंस एसडी सीक्वेंस मतलब शाइन डेलिंगो सीक्वेंस पाई जाती है, जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट की पहचान करती है। तो ये क्या करेगा? स्पेशली राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट का आइडेंटिफिकेशन करता है, क्योंकि राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट 30s में, अब पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट होता है कितना होता है? 30s होता है। आपको पता है ना कि इसमें 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका जो स्मॉल सब यूनिट होता है 30s होता है, और जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 50s होता है। तो आप कहेंगे सर ने गलत लिख दिया क्या? स्मॉल सब यूनिट 30 और 5 5 3 8 80s हो गया, इधर आपने 70s लिखा। तो याद रखिए, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है कि किन्हीं भी दो सब यूनिट्स का जो वैल्यू होता है वो इसके सेडिमेंटेशन रेट यानी कि अवसादन गुणांक के जो रेट होता है उसके मिलता जुलता नहीं होता, उस तरह नहीं होता है, ठीक है। कुछ पोर्शन इसमें लार्ज सब यूनिट का स्मॉल सब यूनिट का लार्ज सब यूनिट में धसा रहता है, ठीक है। तो क्या लिखा? स्मॉल सब यूनिट 30s में एंटी शाइन डेलिंगो सीक्वेंस। याद रखिएगा, देखो मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए पर इनिशिएशन कोडोन के पहले एसडी सीक्वेंस अर्थात साइन डेलिंगो सीक्वेंस पाई जाती है, ठीक है, जो राइबोसोम की क्या करता है? स्मॉल सब यूनिट की पहचान करता है। क्यों करता है? क्योंकि राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट 30s में एंटी साइन डेलिंगो सीक्वेंस पाई जाती है। जब एंटी साइन डेलिंगो सीक्वेंस पाई जाएगी, डैम श्योर क्या होगा? वो इसको खोज लेगा। अब हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में स्मॉल सब यूनिट कैसे खोजा जाता है? लिखो, लिखा हुआ है यूकैरियोट्स में एमआरएनए पर 5 प्राइम एंड पर एमजी ट्रिपल पी मैथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट पाया जाता है। तो 5 प्राइम एंड पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? पाया जाता है, जो कि राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट की पहचान करता है। तो आइडेंटिफिकेशन में मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बिल्कुल एंटी जो है ना शाइन डेलिंगो की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट पाया जाता है, जो कि राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट की पहचान करता है, क्योंकि एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पर क्या रीजन होता है? कैप रीजन होता है ना। 5 प्राइम एंड पर यानी कैप रीजन पर प्रेजेंट मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कंप्लीमेंटरिटी सीक्वेंस यानी कि पूरक अनुक्रम कंप्लीमेंटरिटी सीक्वेंस राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट दैट मींस 40s पर पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि एमजी ट्रिपल पी की जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है दैट मींस एंटी शाइन डाइलिंगो सीक्वेंस, यहां पर अगर देखा जाए तो वो किसमें है? राइबोसोम्स की 40s सब यूनिट में पाई जा रही है, 40s स्मॉल सब यूनिट में। अब आपको ये पता है कि यहां पर जो होता है इसका ये कितना होता है? 80s होता है ना। तो स्मॉल सब यूनिट कितना होता है? 40, और लार्ज सब यूनिट कितना होता है? 60। तो 40s एंड 60s, ठीक है। तो 100 हो गया। तो मैंने बताया ना, दो उप इकाइयों का अवसादन गुणांक से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, पाई जाती है। समझ में आया? आगे देखिए, लिखा हुआ है राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट पर 3 साइट पाई जाती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, तीनों में, दोनों में राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट होती है उसमें 3 साइट पाई जाती हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ए साइट, एक को बोलते हैं पी साइट, और एक को हम लोग बोलते हैं ई साइट। पी साइट को हम लोग पेप्टाइडिल साइट कहते हैं, जहां पर सबसे पहला पेप्टाइडिल साइट इसको क्यों कह रहे हैं? जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराया जाता है दो अमीनो एसिड के बीच में। सर समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, ध्यान दो यहीं पर, कहीं मत जाओ, इधर उधर भी मत देखो, हेडफोन लगाओ, कॉपी पे लिखते चलो, सब आएगा समझ में, ये मेरा वादा है। ठीक है, पी साइट कहने का मतलब होता है पेप्टाइडिल साइट, दैट मींस यहां पर, अब आपको मालूम है
ए साइड से अमीनो एसिड आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, ठीक है, 1 2 3, है ना। और पी साइट पर उसको क्या किया जाएगा, उनके इन अमीनो एसिड्स के बीच में क्या किया जाएगा, एक बॉन्ड बनाया जाएगा, एंड दिस बॉन्ड आर आल्सो कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, सबसे पहला जो अमीनो एसिड होगा वो पी साइट पर आकर के ही जुड़ता है, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला पी साइट पर ही आके जुड़ता है, क्यों, क्योंकि जो एमआरएनए पर AUG है ना, स्टार्ट कोडोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडोन, जो होता है वो पी साइट पर पाया जाता है। कहां पर, पी साइट पर। तो टीआरएनए यहां से आएगा और डायरेक्ट कहां पर, पी साइट पर चला जाएगा और यहां पर जुड़ जाएगा। इस तरीके से यहां पर जुड़ जाएगा टीआरएनए। तो पी साइट पर सबसे पहला क्या होता है, टीआरएनए आता है, जिसका जो किस अमीनो एसिड को लेकर के आता है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड को लेकर के आता है, ठीक है। उसके बाद में सीक्वेंस यहां पर जो पाई जाएगी वो अलग तरीके की है, और हर एक कोडोन एक स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। तो पी साइट को पेप्टाइडिल साइट कहते हैं, क्योंकि यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ए साइट को हम क्या कहते हैं, अमीनो एसाइल साइट, अमीनो एसाइल साइट, क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड यहां से एंट्री करता है। और ई साइट को हम लोग एग्जिट साइट कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना चुके होते हैं, या हम कह सकते हैं ए साइट पर जो अमीनो एसिड होता है वो पी साइट पर पाए जाने वाले अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद ई साइट से बाहर की ओर आ जाता है, और ए साइट पर जो अमीनो एसिड पाया जाता है वो पी साइट पर शिफ्ट हो जाता है। और ये कैसे होता है, जब राइबोसोम्स का दोनों सब यूनिट क्या करेगा, मूव करेगा आगे की तरफ। कैसे करेगा आगे बताएंगे, चलो पहले लिख लो, पहले समझ लो। देखो, हमेशा पहला चार्ज टीआरएनए, अभी मैंने बताया हमेशा पहला चार्ज टीआरएनए, लाइक जो मिथ्योनिन अमीनो एसिड को लेकर के आ रहा है उसकी बात हो रही, तो हमेशा पहला चार्ज टीआरएनए पी साइट पर आकर जुड़ता है। हमेशा याद रखना कि फर्स्ट जो टीआरएनए होगा वो हमेशा राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में पी साइट पर आकर के जुड़ता है। बाकी अन्य चार्ज टीआरएनए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आएगा वो जुड़ेगा, बाकी नहीं, बाकी सारे जितने भी अब इसके बाद जितने भी टीआरएनए आएंगे वो ए साइट पर आकर के जुड़ते हैं, क्योंकि स्टार्ट कोडोन AUG पी साइट के सामने होता है। ये देखो, अभी मैंने बताया ना कि पहला चार्ज टीआरएनए पी साइट पर जुड़ता है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो AUG जो स्टार्ट कोडोन है वो पी साइट पर पाया जा रहा है, और ए साइट पर अन्य कोडोन है यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अन्य चार जो टीआरएनए हैं वो ए साइट में आकर के ऐड होंगे और ई साइट से निकलते जाएंगे। तो काम के अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब कैसे, तो देखो, चेन इनिशिएशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो जीटीपी के द्वारा प्रदान की जाती है। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत खास बात है, यहां पर मैंने लिख दी कि यहां पर एटीपी के रूप में आपको जो है ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। यहां पर जीटीपी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है ना एनर्जी यहां पर बम्बार्ड करती है। तो अब हम यहां पर थोड़ा सा कुछ समझते हैं कि चार्ज टीआरएनए आकर के कैसे जुड़ता है। तो देखो, पहला जो चार्ज टीआरएनए है यहां पर, ये क्या है, टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए है। ये चार्ज टीआरएनए अमीनो एसिड A1 को लेकर के आया, और ये क्या है, मेथियोनिन, मेट, ठीक है। कहां पर आया, पी साइट पर आया, और पी साइट में देखो यहां पर UAG, किसको कोड किया इसने, UAG। तो AUG हमेशा किसको कोड करेगा, UAC को, जी की जगह यहां पर क्या होगा, C होगा। तो A जुड़ेगा U से, U जुड़ेगा A से, और G जुड़ेगा C से। तो जो ये वाली चीज है इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन। ये जो सीक्वेंस है इसको एंटीकोडोन कहते हैं, और ये कोडोन कहलाता है। और ये पहला कोडोन है तो इसलिए स्टार्ट कोडोन कहलाता है। तो एंटीकोडोन, कोडोन, स्टार्ट कोडोन है, ठीक है। तो फर्स्ट चार्ज टीआरएनए हमेशा पी साइट पर आकर के जुड़ता है। पी साइट के भरने के साथ ही चेन इनिशिएशन हो जाता है, यानी कि जब पी साइट भर जाएगा या टीआरएनए पी साइट पर आकर के अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इनिशिएशन ऑफ चेन इनिशिएशन या इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। चेन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स अब प्रोटीन फॉर्मेशन शुरू। अब जैसे प्रोटीन फॉर्मेशन शुरू,
तो क्या होगा, चैन इलोंगेशन, चैन इलोंगेशन। दैट मीन्स अब यहां पर अमीनो एसिड भर भर के जुड़ते रहेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है चैन इलोंगेशन के लिए, चैन इलोंगेशन के लिए भी कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे चार्ज टीआरएनए पता होना चाहिए, जीटीपी और इलोंगेशन फैक्टर। प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के होते हैं और यूकैरियोट्स में 2 प्रकार के होते हैं इलोंगेशन फैक्टर। ठीक है, मैं बताते चल रहा हूं सब कुछ। देखिए लिखा हुआ है चैन इलोंगेशन होगी तो दूसरा चार्ज टीआरएनए ए साइट पर आकर अटैच हो जाएगा, इस प्रकार ए साइट भी ब्लॉक हो जाएगी। और जब चैन इलोंगेशन होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि जो दूसरा वाला टीआरएनए होगा वो ए साइट पर आकर के जुड़ेगा। जैसे देखो यहां पर पी साइट पे तो ऑलरेडी यहां पर क्या था, पहला अमीनो एसिड आके जुड़ा था। अब ए साइड पे क्या है, दूसरा अमीनो एसिड आकर के जुड़ गया। अब यहां पर देख लेते हैं कि एक और अमीनो एसिड है, क्योंकि 20 के हमारे पास काम के अमीनो एसिड कितने हैं, 20 प्रकार के, और इन 20 प्रकार को जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे। तो एस पी साइट पे तो ऑलरेडी है, ए साइट पे आके जुड़ा और इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, अब यहां पर तीसरे वाले को कैसे जोड़ें। तो ये तीसरा वाला जो यहां पर टीआरएनए है इसको हम लोगों ने कहां रख दिया, वेटिंग में। और जो एरिया है, जो जगह है वो फुलफिल हो गई, ब्लॉक हो गई। जैसे कि भाई आप एक बात समझें कि जैसे मान लो हमारे क्लासरूम में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और एक लिमिटेड बच्चों का मैंने यहाँ पर बैच बनाया हुआ है, अबाउट 50 बच्चों का एक बैच है। आपको एक और बच्चा आकर के पढ़ना चाहता है तो मैं उसको यही बोलूंगा कि भैया हमारे पास में 50 लोग ऑलरेडी भरे हुए हैं, हमारे पास 50 बच्चों की क्लास है, मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता, ठीक है, भरी हुई है क्लास। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी बच्चे ने यहां से क्लास ड्रॉप आउट किया किसी कारण की वजह से, लाइक सपोज दैट हम मान लेते हैं कि मैंने उसको बता दिया किसी एक बच्चे का जो है ना, जो पिताजी हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं और उनकी जो है ना ट्रांसफर होता रहता है बहुत ज्यादा। तो मान लो कि अगर उसका कहीं ट्रांसफर हो गया, ठीक है, उसका कहीं ट्रांसफर हो गया तो वो बच्चा भी चला जाएगा, है ना, उसके पिताजी का कहीं ट्रांसफर हो गया तो उस बच्चा भी चला जाएगा, तो एक सीट बचेगी, तब मैं आपको एडमिशन दे दूंगा। तो यहीं पर है, तो क्या होगा कि जो पी साइड पर टीआरएनए है इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा पीछे की तरफ और ई साइड से इसको बाहर निकाला जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और जो ए साइड पर टीआरएनए था वो कहां आ गया, पी साइड पे। तो ए साइड खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल। और ए साइड पर अब तीसरा वाला आके जुड़ सकता है। तो देखिए लिखा हुआ है अब पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो एसिड 1 व अमीनो एसिड 2 अर्थात पी साइट व ए साइट पर पाए जाने वाले अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। किसके द्वारा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ किसके द्वारा हुआ, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, राइट, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 अमीनो एसिड्स के बीच में हो गया, ठीक है, 2 अमीनो एसिड्स के बीच में हो गया। अब जैसे ये हो जाएगा फिर क्या होगा, चैन इलोंगेशन के लिए यह जरूरी है कि पी साइट खाली होनी चाहिए, ठीक है। अब चैन का इलोंगेशन तभी हो पाएगा जब पी साइट खाली हो और ए साइट पर प्रेजेंट टीआरएनए पी साइट पर ट्रांसफर हो, ठीक है, एवं इस प्रकार नए चार्ज टीआरएनए ए साइट पर आकर जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ जैसे ही थर्ड चार्ज टीआरएनए ए साइट पर आकर जुड़ता है, ठीक है, तो अब राइबोसोम्स की सब यूनिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ट्रांसलोकेज एंजाइम की प्रेजेंस में मूव करती हैं और न्यू कोडोन एमआरएनए पर आते जाते हैं और नए नए कोडोन क्या होते हैं, एमआरएनए पर आते जाते हैं। जैसे ट्रांसलोकेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर बनाता हूं, ये रहा हमारा ट्रांसलोकेज भैया, ठीक है। और इसके पास में इतना पावर है, कि इसने क्या किया, अपने हाथों से दोनों राइबोसोम्स की सब यूनिट को एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में पुश किया, धक्का दिया। समझिए मेरी बात को, ऐसा लगता है जैसे चैनल आप जब खोलते हैं ना, जब चैनल खोलेंगे तो
एकदम स्लाइड करते हुए चला जाता है। बिल्कुल वही ये ट्रांसलोकेज क्या कर रहा है, ट्रांसलोकेज। ये ट्रांसलोकेज एंजाइम क्या करेगा, ये राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट्स को, राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट्स को एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर मूव कराता है आगे की तरफ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करता है, इसको पुश करता है। ठीक है, जिससे AUG इधर आ जाएगा, UUU यहां पर आ जाएगा, और मान लो UAG यहां पर था तो वो यहां पर आ जाएगा। स्लाइड हो रहा है ना, बढ़ रहा है आगे की तरफ ट्रांसलोकेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो देखो कैसी कंडीशन आएगी, देख रहे हो ट्रांसलोकेज भैया ने क्या किया, अपने पावर से दोनों सब यूनिट्स को आगे बढ़ा दिया। तो जो पी साइट पर पहले से अमीनो एसिड A1 था वो बाहर आ गया, है ना, और जो पी साइट पर या जो ए साइट पर अमीनो एसिड A2 था वो पी साइट पर आ गया। तो यहां वाला यहां आ गया, यहां वाला यहां आ गया, और जो यहां वाला था वो यहां आ गया। तो देखो अमीनो एसिड A3, मैंने कलर भी वही लिए हैं जो मैंने पहले कलर लिए थे। देखो यहां पर ये देखो, ये दोनों अंदर थे, ये बाहर था, अब ये बाहर है, ये दोनों अंदर है। अब क्या होगा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो जाएगा। अब ये दोनों जगह भरी हुई है, ऑलरेडी भरी हुई है ई साइड से, फिर क्या करेगा ट्रांसलोकेज, फिर धक्का देगा, जैसे इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा फिर इसको धक्का देगा। तो अमीनो एसिड A4 आकर के कहां जाएगा, ए साइड पर, और ए साइड में पाया जाने वाला कहां चला जाएगा, पी साइड पर, और पी साइड में पाया जाने वाला कहां चला जाएगा, ई साइड से बाहर की ओर, राइट। तो इस तरीके से ये इलोंगेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो लिखा हुआ है इलोंगेशन का यह क्रम चलता रहता है, लेकिन हमेशा नहीं। अब क्या होगा, चैन टर्मिनेशन। दैट मींस अब ये जरूरी नहीं कि अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, तो प्रोटीन बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत लंबा नहीं करना है। क्या होता है, प्रोटीन का डेफिनेट साइज है, प्रोटीन का डेफिनेट हमें कह सकते हैं वैल्यू है अमीनो एसिड्स का उसमें पाया जाना। हाँ, डिफरेंट टाइप की हो सकती है अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस के चेंज होने के कारण, बट हमारे अंदर जो प्रोटीन पाई जा रही है उसके अंदर अमीनो एसिड्स का संख्या 20 टाइप्स का ही होता है। ठीक है, तो इलांगेशन का यह क्रम चलता रहता है तब तक जब तक पूरे अमीनो एसिड आकर के जुड़ नहीं जाते। फिर क्या होगा, चैन टर्मिनेशन। देखो लिखा हुआ यह क्रम तब तक चलता है, कौन, इलांगेशन। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन एमआरएनए पर नहीं आ जाता। दैट मींस UAA, UAG, UGA। याद करने का कोड मैंने बताया था, आज आ जा, सबके आगे यू लगा डालो। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है लास्ट टीआरएनए व पॉलीपेप्टाइड चैन का संबंध टूट जाएगा, वह चैन समाप्त हो जाएगी। जो लास्ट टीआरएनए होगा उसके पास में किसी भी टाइप का एंटी कोडोन नहीं होगा। ठीक है, जब वो कोडोन ही नहीं होगा तो कोड ही नहीं कर पाएगा, किसको, नॉनसेंस कोडोन को, है ना, या स्टॉप कोडोन को कोड ही नहीं करेगा। तो वहां से क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा चैन का। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ नोट पॉइंट, नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन को कोई भी एंटी कोडोन नहीं होता। नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन का कोई भी एंटी कोडोन नहीं होता है, लाइक दैट। यहां पर देखो, मान लो ये लास्ट टीआरएनए आया जिसके पास में एंटी कोडोन नहीं है, एंटी कोडोन एब्सेंट है, तो यहां पर UAA स्टॉप कोडोन है। UAA ये क्या है, एक कोडोन है। अब जब यहां पर ये कोड ही नहीं कर पाएगा किसी भी प्रकार के एंटी कोडोन को, तो ये स्टॉप कहला रहा है, स्टॉप कोडोन। तो यहां से जितने भी अमीनो एसिड A1 से लेकर के अमीनो एसिड A20 तक जितने भी अमीनो एसिड जुड़ने थे वो जुड़ चुके हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चैन बन चुका है। फिर क्या होगा, इसी पोर्शन से क्या होगा, ये चैन का जो फॉर्मेशन है इलोंगेशन का वो बंद हो जाएगा, और ये अलग हो जाएगा, और ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो लिखा हुआ है जब पुनः नए चैन फॉर्मेशन होगा, जब पुनः नया चैन निर्माण होगा या फॉर्मेशन होगा तो पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। अब ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो बस खत्म बात, ऐसा नहीं, प्रोटीन बनती रहती है, और जितनी बार प्रोटीन बनेगी उतनी बार ये सभी का सभी प्रोसेस चलता रहेगा, सारा का सारा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि एमआरएनए पर कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन UTR, ठीक है, एमआरएनए पर कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन UTR भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो 5 प्राइम एंड के पहले व 3 प्राइम एंड के बाद में पाए जाते हैं, जो 5 प्राइम एंड से पहले
और 3 प्राइम एंड के बाद में पाए जाते हैं। यूटीआर का फंक्शन क्या होता है? यूटीआर ट्रांसलेशन में मदद करते हैं। यूटीआर क्या करते हैं? ट्रांसलेशन में मदद करते हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन जो होते हैं ये ट्रांसलेशन कराने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ चेन टर्मिनेशन में टर्मिनेशन फैक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जो टर्मिनेशन फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रोकैरियोट में टर्मिनेशन फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। RF1 दैट मींस टर्मिनेशन को रिलीजिंग भी कहते हैं, तो रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 एंड रिलीजिंग फैक्टर 3। और यूकैरियोट में केवल एक ही टर्मिनेशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा यहां पर आपने देखा क्या कि ट्रांसलेशन का कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। अब ये प्रोकैरियोट में कैसे हो रहा है, यूकैरियोट में कैसे हो रहा है, वो भी मैंने यहां पर बता दिया है। राइट, कोशिश रहेगी कि एप्लीकेशन के ऊपर में जो बचा हुआ पोर्शन है लाइक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में तो प्रोवाइड करा ही दूंगा पीडीएफ। ठीक है, अगर मैं इस पे लिखता हूं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट में ट्रांसलेशन का प्रोसेस, प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है वो थ्योरीज में लिखी नहीं पड़ती है। बाकी मैंने जो भी यहाँ पर लिखा है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को कंबाइंड कर दिया, मिक्स कर दिया है पूरा। ठीक है, तो इसे एक कंप्लीट लेक्चर आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस का बन गया। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस पे लेक्चर लेकर के आऊंगा आगे। प्रोकैरियोट में कैसे हो रहा है, यूकैरियोट में कैसे हो रहा है, उसका नोट्स इंपॉर्टेंट है तो वो नोट्स में पहले प्रोवाइड करा दूंगा, बाद में कभी लेक्चर शूट कर दूंगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक जो है वो यही है, और यहीं से आप पूरे प्रोकैरियोट के बारे में भी लिख सकते हो और यूकैरियोट के बारे में भी लिख सकते हो समझ करके। राइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया है तो इस लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही अपने तक इस नॉलेज को ना लीजिए, काफ़ी लोगों तक इसको स्प्रेड कीजिए, क्योंकि उनको भी फ़ायदा मिले, वो भी समझ पाएँ कि हाँ किस तरीके से क्या हमको लिखना है एग्ज़ाम में और क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राइट, और इसका जो पीडीएफ फाइल है और इसका ही क्या हर एक क्लास का जो पीडीएफ फाइल है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप तो टेलीग्राम में जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका कंप्लीट पीडीएफ फाइल वहां पर मैं फ्री में अपलोड कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।